हेलो दोस्तों, ARO के इस मॉक टेस्ट में आपका स्वागत है दोस्तों। तो जो भी मॉक टेस्ट हम आपको उपलब्ध कराते हैं वो बिल्कुल RO पैटर्न पर ही आधारित हैं। चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 62 है। इस मॉक टेस्ट का ये प्रश्न नंबर 62 है। भारत में दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? यह कानून विनिर्दिष्ट करता है कि कोई नाम निर्दिष्ट विधायक संसद में नियुक्त होने के 6 माह के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। यह कानून कोई समावधि नहीं देता है जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला विनिश्चित करना होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी विकल्प है। देखिए, दल बदल विरोधी कानून जो है यह कानून कोई समावधि नहीं देता है। इस लाइन को याद रखेंगे। जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला विनिश्चित करना होता है। तो आप देख रहे होंगे कि कोई भी विधायक 6 माह के अंदर किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। ये गलत है, क्योंकि विधायक तो जीतने के बाद किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट था। प्रश्न नंबर 63 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो ये गलत है। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो ये पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विकल्प, केवल 2 यहाँ पर सही है। तो संवैधानिक सरकार वह होती है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर, किस पर भला, राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य बनाया गया, उस समय उसकी राजधानी क्या थी? गंटूर, कर्नूल, दोनों में से एक आंसर है। ए चुनने वालों का राइट होगा, गंटूर थी। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। संघ का कर्तव्य होगा कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति के खिलाफ प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेद में से किस एक में है? तो राइट होगा डी विकल्प, अनुच्छेद 355 में यह प्रावधान दिया गया है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। शिक्षा का अधिकार, समानता के साथ सार्वजनिक सेवा प्रदान करने का अधिकार, भोजन का अधिकार, मानव अधिकारों की व्यापक उद्घोषणा के अंतर्गत कौन सा अधिकार मानव अधिकार के अंतर्गत आता है? तो मानव अधिकार के अंतर्गत जो है आएगा शिक्षा का अधिकार और आपका समानता के साथ सार्वजनिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार भी आएगा, भोजन का अधिकार भी आएगा। तो डी विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को लगाते हैं। भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होंगे। वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको आरओ की परीक्षा में देखने को मिला था। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको संविधान के 10 से 12 प्रश्न इसी क्लास में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर पहला पॉइंट गलत होगा, जबकि दूसरा वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, ये करेक्ट पॉइंट है। इस भाग में अधिक कथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रवाहित करेंगे। तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सही का चयन करना था। डी विकल्प आपके प्रश्न का राइट आंसर होगा। केवल 1 और 2 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न को लगाते हैं। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत है जो राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में प्रतिबिंबित होते हैं? तो गांधीवादी सिद्धांतों को आपको चयन करना है जो राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में शामिल हैं। भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक सिविल संहिता सुरक्षित करना, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, फिर कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना,
सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। तो फोर्थ पॉइंट यहाँ पर गलत है दोस्तों। फोर्थ पॉइंट जहाँ पर भी है उन ऑप्शन को आप काट सकते हो। तो राइट होगा ऑप्शन बी विकल्प, ग्राम पंचायतों को संगठित करना अनुच्छेद 40 के तहत, और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना अनुच्छेद 43 बी के तहत। तो ये दोनों पॉइंट आएंगे, दूसरा और तीसरा। तो बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो कुछ गांधीवादी सिद्धांत जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को लगाते हैं। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपयुक्त उपबंधों में से कौन सा या कौन से पूरा होते हैं? तो यहाँ पर आंसर होगा केवल तीसरा पॉइंट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ही राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के लिए उपयुक्त होते हैं। ठीक है, ये इस चीज़ को याद कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है? भारत में एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए जो नियम है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के समान है, उसी के पैटर्न के अनुसार है। क्या ये सही है? हाँ दोस्तों, ये पॉइंट आपका सही है। उच्च न्यायालय का कोई अस्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्त होने के बाद भारत के किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता। तो ये भी आपका सही है। तो सी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर होगा, दोनों ही सही है। कथन कारण का प्रश्न है। भारत में प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है। क्या भारत के प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है? मुझे तो नहीं लगता, तो ये गलत है। कुछ राज्यों के उच्च न्यायालय दूसरे राज्यों में भी विद्यमान है। आप जानते भी होंगे, एक उच्च न्यायालय के अंतर्गत कई राज्य भी आते हैं। भारत का संविधान में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। तो भारत के संविधान में तो ये मेंशन है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। तो ये तो सही है, कारण सही है तो आर सत्य है, परंतु ए गलत है। डी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर आइए। मोचा कॉफ़ी जहाँ उगाई जाती है वह है। मोचा कॉफ़ी उगाई जाती है यमन देश में। डी विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा वह कौन है? तो ये याद रखेंगे, कर्नेल जेम्स टोड। कर्नेल जेम्स टोड ने। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे बहराम जी एम मालाबारी। तो डी विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो उच्चतम न्यायालय की परामर्श अधिकारिता के बारे में ये चर्चा कर रहा है। उच्चतम न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किसी भी मामले में अपना मत व्यक्त करे। ध्यान से देखिए, उच्चतम न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किसी भी मामले में अपना मत व्यक्त करे। तो ये गलत होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। परामर्श अधिकार की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। तो देखिए, पूर्ण पीठ ही सुनवाई करती है, वो भी परामर्श अधिकार की शक्ति के अधीन। तो ये यहाँ पर सही रहेगा। उसके बाद आते हैं थर्ड पॉइंट पर। परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता है। तो परामर्श अधिकार के अधीन प्राप्त निर्देश पर जो व्यक्त किया हुआ है
वह उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये भी यहाँ पर सही है। उच्चतम न्यायालय की उसकी परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन एक बार में केवल एक ही निर्देश भेजा जा सकता है। एक बार में केवल एक ही निर्देश भेजा जा सकता है, ये गलत होगा। एक बार में कई निर्देश भेजे जा सकते हैं। तो यहाँ पर 2, 3 सही है दोस्तों। सही का ही चयन करना था, सी विकल्प राइट आंसर होगा। इतने डीपली देखिए क्वेश्चन बना रखे हैं, परंतु क्या करें भाई, आरओ के लिए तो ऐसा ही प्रश्न पत्र जो है बनने वाला है। तो इसी के लिए तैयार रहना है और इसी के लिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को तैयार करते हुए चलना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है उसका चयन करना है। किसी न्यायालय के राज्यपाल के विरुद्ध, किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की जाएगी। यदि वह पदावधि पर है तो कोई भी दंडिक कार्रवाई नहीं की जा सकती है। तो ये पॉइंट आपका सही होगा। किसी राज्य के राज्यमंडल की परिलब्धियां यानी कि उसकी उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते। तो ये भी यहाँ पर सही है दोस्तों। केवल यहाँ पर सी विकल्प राइट आंसर होगा। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके इस सेट का हो जाएगा इम्पोर्टेंट। किसी भी राज्य के राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते। ऐसा कहाँ पर कहा गया है? ऐसा कहा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। हम सभी इस बात को जानते हैं कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियाँ पूरब की ओर बहती हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, अन्य प्रायद्वीपीय जो बड़ी नदियाँ हैं वो पूरब की ओर ही बहती हैं, परंतु नर्मदा को कह रहा है कि पश्चिम की ओर बहती है। तो ऐसा यहाँ पर देखना है क्यों है। यह एक रेखीय विभ्रंश रिप घाटी में रहती है। तो बिल्कुल सही है। देखिए, रिफ्ट घाटी से होकर ये बहती है, नर्मदा भी और ताप्ती भी। परंतु यहाँ पर चर्चा की जा रही है नर्मदा की केवल। यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है, बात तो सही है, परंतु ये इसका रीजन बिल्कुल भी नहीं होगा। भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है, मध्य भारत से पश्चिम की ओर है, परंतु पूरा ढलान जो है मध्य भारत से पश्चिम की ओर नहीं है। कुछ ढलान तो पूरब की ओर है, तभी तो अधिकांश नदियाँ पूरब की ओर बहती हैं। तो ये रीजन भी नहीं होगा इसका, और ना ही दूसरे वाला होगा। तो केवल यहाँ पर पहला पॉइंट आपका सही होगा। यही इस प्रश्न का राइट आंसर था दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? बांध और झील नदी दी गई है। गोविंद सागर, सतलुज, कोलोरू झील, कृष्णा, ओकाई जलाशय, ताप्ती, हुलर झील, झेलम। ऐसा लगता है कि सभी यहाँ पर सही हैं, परंतु नहीं। ध्यान देना है, ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो यहाँ पर इस सेट में आया है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी विकल्प। देखिए, कोलोरू झील कृष्णा नदी के साथ साथ में कौन सी नदी आएगी? गोदावरी नदी भी आएगी। कृष्णा एवं गोदावरी, ठीक है, दोनों को याद रखना है एक साथ। चलिए, प्रश्न नंबर 79 है। कर्मा जिस क्षेत्र का लोक नृत्य है उसमें समाविष्ट जिला है। तो कर्मा हम सभी जानते हैं, यह दोस्तों सोनभद्र का एक लोक नृत्य है। डी विकल्प का आपके प्रश्न का राइट आंसर होगा। आरओ एआरओ यूपीएससी एग्जाम के लिए आप इस चैनल पर जुड़े हुए हैं। कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो परमानेंट क्लास को वॉच करते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है। तो वेरी इजी है, डी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर होगा, वाराणसी में। प्रश्न पत्र में हार्ड क्वेश्चन के साथ साथ नॉर्मल क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। तो ये स्थित है प्रयागराज। तो बी विकल्प यहाँ पर राइट होगा, इलाहाबाद। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। सुख सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? वेरी इजी है, आप सभी जानते भी होंगे। ए विकल्प चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर होगा अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। सुख सेल बैटरी में विद्युत अपघट्य के रूप में ये प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? ऑर्गन, नियोन,
कैरिनस और नाइट्रस ऑक्साइड। तो आंसर होगा सी विकल्प कैसिनन। कसीनन दिया गया है। देखिए कसीनन को तो मैंने पहली बार सुना है, परंतु अस्टेंजर गैस किसको कहा जाता है, ये सीधा सीधा याद रखेंगे, जीनोन को, जीनोन को कहा जाता है। तो सी यहाँ पर राइट था। प्रश्न नंबर है 84। माणिक्य और नीलम को रासायनिक रूप से कैसे जाना जाता है, कैसे जाना जाता है, इसका आपको चुनाव करना है। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में इसको जाना जाता है। बी विकल्प यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केरल में पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं हैं। क्या केरल में पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ नहीं हैं? मुझे तो लगता है नदियाँ होनी चाहिए, तो ये गलत होगा। मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं है। तो मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं हैं, नहीं ये भी गलत है। नदी तो है पश्चिम की ओर बहने वाली। मध्य प्रदेश से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा निकलती है, जो कि पश्चिम की ओर बहती है। तो 85 का आंसर होगा ऑप्शन डी, न तो 1 और न ही 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न को लगाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए यहाँ पर महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के पठार से होता है। महानदी का उद्गम तो छत्तीसगढ़ के पठार से ही होता है, ये करेक्ट हो जाएगा। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में होता है, ये भी सही रहेगा। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश दे दिया, यही गलत होगा क्योंकि ये कर्नाटक से निकलती है। और ताप्ती नदी का उद्भव मध्य प्रदेश में होता है। सी आपके प्रश्न का सही आंसर था। नेक्स्ट पर आते हैं। नदियों के लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? तो जो है गोदावरी, गोदावरी सबसे ज़्यादा लंबी नदी है बहने वाली प्रायद्वीपीय भारत की, तो गोदावरी पहले आएगा। गोदावरी के जस्ट बाद क्या आना चाहिए आपका? नर्मदा आना चाहिए। नर्मदा के बाद माही नदी, महानदी, फिर आपका ताप्ती नदी आएगा। तो मुझे लगता है ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। तो यदि बी विकल्प आपने चुना है तो ये आपके प्रश्न का राइट आंसर होगा। फिर एक प्रश्न पूछ लिया गया है नदियों से ही। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? उत्तर से स्टार्ट करना है आपको और दक्षिण की तरफ जाना है, और ये सभी नदियाँ पूर्व दिशा में बहने वाली हैं। चलिए, तो सबसे उत्तर में क्या आना चाहिए? यदि हमको पता है कि सुसवर्ण रेखा कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ से निकलती है। महानदी भी पता है छत्तीसगढ़ से निकलती है, और गोदावरी महाराष्ट्र से निकलती है। तो मैप में दोस्तों यदि आप मैप ऐसे बनाओगे तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ थोड़ा ऊपर रहेगा और महाराष्ट्र थोड़ा नीचे रहेगा। तो पहले छत्तीसगढ़ आएगा, उसके बाद में महाराष्ट्र आएगा। तो उस हिसाब से दोस्तों क्या आंसर बन चुका है? ए विकल्प आंसर बन चुका है। फिर उसके बाद में कृष्णा आएगा, फिर पेना आएगा, फिर कावेरी, और फिर आपका आएगा वेगई। वेगई सबसे लास्ट में आएगा। कर्नाटक के बाद में वेगई, कावेरी कर्नाटक और वेगई तमिलनाडु। तो मुझे लगता है ए ही राइट है। आपके हिसाब से ए ही विकल्प राइट होगा, ए राइट आंसर है। नेक्स्ट पर आते हैं। एक एक चीज़ को ध्यान से देखते हुए चलना है दोस्तों, और कुछ ना कुछ प्रत्येक साइड से सीखने को ही मिलता है। कथन कांड का प्रश्न है। पिछले 2 दशकों में उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है। ये कह रहा है कि पिछले 2 दशकों में उत्तर भारतीय मैदानों में जो बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है। तो बाढ़ का क्राइटेरिया आप देखते हो उत्तर भारत में देखने को मिलता है, तो ये कथन यहाँ पर सही होगा। कारण गाद के निक्षेपण के कारण नदी घाटियों की गहराई में कमी हो गई है। तो गाद के निक्षेपण के कारण नदी घाटियों की गहराई में कमी हो गई है, तो ये भी यहाँ पर सही है। तो देखिए ऑप्शन ए आएगा या ऑप्शन बी आएगा। यदि आपने ए विकल्प चुन लिया तो ये सही हो जाएगा, परंतु जिन्होंने बी चुना है उनका गलत हो जाएगा। देखिए कैसे, गाद के निक्षेपण के कारण ही नदी घाटियों की गहराई में कमी हो गई है। इसी कारण तो उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है। यही रीजन है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। कथन कांड का प्रश्न है। कथन में कह रहा है गंगा का मैदान भारत का सर्वाधिक
सघन जनसंख्या वाला भाग है। तो गंगा का मैदान जो है यहाँ पर अधिक जनसंख्या निवास करती है, तो ये सही रहेगा। कारण गंगा भारत की सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली नदी है। क्या गंगा भारत की सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली नदी है? लगता है सही है। आपको देखना है कि ऑप्शन ए आएगा या ऑप्शन बी आएगा। यदि यहाँ पर किसी विद्यार्थी ने बी चुना है तो ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर भी ए विकल्प ही राइट आंसर होगा। गंगा भारत की सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली नदी है, यही रीजन है इसका। यानी कि इस रीजन के कारण ही गंगा का मैदान भारत का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला भाग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ भी है आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे सेजूट्रीजिन जिसे अमेरिका एफडीए द्वारा गैर ओपिओइड दवा के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? दर्द को कम करने के लिए या बुखार के लिए, कैंसर के लिए, दिल की बीमारियों के इलाज के लिए? तो इसका उपयोग किया जाता है दर्द को कम करने के लिए। दवा का नाम देख लीजिए, सुजेट्रीजन, दर्द को कम करने के लिए इस दवा का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लेखित इंडियन ओशन डाइपोल आईओडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही होगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। आईओडी परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर से विशेषित होती है। क्या ये सही है? सेकंड को देखिए, आईओडी परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित करती है। कूट का प्रयोग करना था और सही उत्तर का चयन करना है। लगता है बी राइट है। केवल यहाँ पर 2 सही है दोस्तों, पहला गलत होगा। तो याद रखना है कि जो है आपकी आईओडी ये क्या है? आईओडी एक परिघटना है जो उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर और दोस्तों उष्णकटिबंधीय पूर्वी, यहाँ पर प्रशांत लिखा हुआ ये त्रुटि है, यहाँ पर हिंद कर लीजिए, हिंद महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान में अंतर को विशेषित करती है ये, ठीक है। और एल नीनो के असर को प्रभावित करती है, तापमान का ये उतार चढ़ाव जो है दर्शाती है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है उसका चयन करना है। दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती जाती है। क्या ये यहाँ पर सही है? बिल्कुल सही है दोस्तों। उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। कह रहा है कि वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, तो लगता है ये भी सही है। सी विकल्प यहाँ पर राइट है। यदि आपने सी ऑप्शन चुना है तो ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, ताजमहल में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ताज महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है, सही है। यह विश्व धरोहर स्मारकों की सूची में सम्मिलित है। ताजमहल जो है विश्व धरोहर स्मारकों की सूची में शामिल है। लगता है ये भी सही है, लगता नहीं है ही सही भाई। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, सुरक्षा चिंताओं के कारण सभी कार्यक्रम मुख्य समूह से दूर करने पड़ रहे हैं। सुरक्षा चिंताओं के कारण यानी सुरक्षा की चिंताओं के कारण को देखते हुए सभी कार्यक्रम मुख्य समूह से दूर करने पड़ रहे हैं, तो ये भी यहाँ पर सही है। ताज पर्यावरण प्रदूषण का शिकार हो रहा है, तो ये तो भली भांति जानते ही हैं। डी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर होगा, सभी यहाँ पर सही हैं। प्रश्न नंबर 95 है, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ वह कौन सा संगीत महाविद्यालय था? करेक्ट होगा ऑप्शन बी, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, ये स्थापित हुआ था लखनऊ में, तो बी विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 96 है। दोस्तों जितने भी विद्यार्थी चैनल पर वो कमेंट जरूर किया करो और हो सके तो वीडियो को शेयर करने की पूरी कोशिश किया करो। कथन कारण का प्रश्न है,
बेंगलोर में मंगलोर की अपेक्षा काफ़ी अधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है। कर्ण, बेंगलोर को दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पूर्व मानसून दोनों से वर्षा होने का लाभ मिलता है। बेंगलोर एक ऐसा शहर है जिसको दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व मानसून दोनों से ही वर्षा होने का लाभ मिलता है। तो आपका आर सही है, आर सही है, परंतु यहाँ पर ए गलत है। तो डी विकल्प यहाँ पर राइट होगा। बेंगलोर में मंगलोर की अपेक्षा काफ़ी अधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है, ये गलत है। तो दोस्तों यहीं तक रहने देते हैं। और हाँ दोस्तों, हम आपको सब्जेक्ट से भी क्लास उपलब्ध करा रहे हैं पर्यावरण की, तो पर्यावरण की उन क्लासों को भी अटेंड किया करो। ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि सेलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, जिससे आपका सिलेबस भी जल्दी से पूरा हो जाएगा। उन क्लासों को भी आपको वॉच करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।